साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के विदेश से लौटते ही जिस मुद्दे पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो ये है कि देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। सबकी नजरें इस ओर टिकी हैं। विपक्ष भी कोई कदम उठा नहीं पा रहा है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि मोदी जी किसको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने वाले हैं, कौन बनने वाला है। विपक्ष को पता है कि बनेगा वही जिसको सरकार चाहेगी, लेकिन बनेगा कौन, ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों कि सिर्फ मीडिया वाले नहीं बल्कि जितने इंडी गठबंधन के नेता हैं वो भी मचल रहे हैं। क्योंकि पूरा का पूरा राज्यसभा का जो कामकाज होता है दोस्तों, उसका तो पूरा दारोमदार ही उपराष्ट्रपति के पास होता है। और धनखड़ साहब ने कम से कम ये तो दिखाया कि उपराष्ट्रपति अगर हो तो क्या कुछ बोल सकता है। करने की जहां तक बात है वो तो आप अभी छोड़ दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी को लेकर क्या क्या उन्होंने कह दिया, अब जाहिर है मोदी सरकार के लिए भी चुनौती है। लेकिन आज की खबर में दोस्तों, मैं उपराष्ट्रपति पद के सबसे बड़े दावेदार की कहानी रखने जा रहा हूं और ये बताने जा रहा हूं कि क्या मोदी जी को एक नया कलाम मिल गया है। अब इसके पीछे का जो तर्क है ना, बड़े ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को समझना इतना आसान नहीं है जितना विपक्षी नेता कहते हैं, या कई बार की मीडिया वाले भी इतने सारे आकलन लगा लेते हैं कि समझना ही मुश्किल होता है। अगर 100 नेता हो तो 100 के नाम ले लेते हैं और अंत में यह होता है कि या तो भाजपा जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। अरे भाई, दो ही लोग हैं तो दो ही में से कोई ना कोई जीतेगा। तो आज की कहानी में दोस्तों सिर्फ एक नाम, आप गेस कीजिएगा। इस वीडियो के मध्य तक पहुंचते पहुंचते आपको उस नाम के बारे में भी बता दूंगा और क्यों मैं कह रहा हूं इसकी जानकारी उनके कदमों से आपको समझ में आएगा। तो आप कमेंट कीजिए, आपके हिसाब से उपराष्ट्रपति पद का दावेदार कौन है, क्यों बनना चाहिए, दोनों बात रखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक मंत्र जो HB मेलोडी पर हमने अपलोड किया है वो ज़रूर देखिएगा। अभी लगातार नए गीतों की रचना जारी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शिव पर जो ये मंत्र हमने अपलोड किया है उसे एक नए तरीके से हमने तैयार किया है। ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा, कमेंट में पिंड भी कर दिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि धनखड़ साहब ने 21 की रात को इस्तीफा दिया और उसके बाद चुनाव आयोग तुरंत सक्रिय हो गया। 23 जुलाई को बाकायदा इस संदर्भ में एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। आपको मैं वो प्रेस रिलीज दिखा देता हूं और ये इस प्रेस रिलीज में साफ साफ ये कहा गया है कि हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि सब कुछ अपने जो उसकी रफ्तार होती है ना उसके हिसाब से ये चल रहा है। मतलब कहीं कोई स्थिरता नहीं है, कोई ये गलतफहमी ना पाल ले कि यार इसको भी कहीं लटका ना देंगे, ये लटकने वाली चीज नहीं है। और 25 जुलाई को दोस्तों देखिए, मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। 25 जुलाई को भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रियाएं पूरी तेज कर दी। बाकायदा इस चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया। यह संविधान के आर्टिकल 324 के तहत की गई है। इसके अलावा सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा वैद्य और पंकज कुमार जो निदेशक है राज्यसभा सचिवालय के, उनको भी नियुक्त किया गया है। अब जाहिर है कई नामों पर चर्चा चल रही है। मैं तो आपके कमेंट को जरूर देखता हूं दोस्तों, बताइएगा जिस व्यक्ति पर आपको लगता है कि ये उपराष्ट्रपति बनेंगे, आप भी गेस कीजिए। मैं मीडिया में कई सारे नाम देख रहा था। अब जैसे कुछ नाम जो मीडिया में चल रहे हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। थावरचंद गहलोत, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, दलित समुदाय का प्रमुख चेहरा, मध्य प्रदेश से कई बार राज्यसभा सांसद रहे, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य रहे, मोदी सरकार में मंत्री भी रहे। दूसरा नाम ओम माथुर, ये राजस्थान से सिक्किम के इस समय राज्यपाल हैं।
जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, संगठनात्मक कौशल जबरदस्त है, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और पीएम मोदी और शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। तीसरा नाम आरिफ मोहम्मद खान, आप जानते हैं खूब मीडिया में उछाला जा रहा है। हरिवंश है, ये राज्यसभा के उपसभापति हैं, जेडीयू कोटे से हैं। इसके अलावा रमा देवी, बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए इनके नाम की चर्चा हो रही है। और एक हैं रामनाथ ठाकुर, ये भी बिहार से हैं और एकदम नया चेहरा है, जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई। लेकिन दोस्तों एक बात तो साफ हो गई है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो बीजेपी के ही कोटे से बनेगा। भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेगी। और कम से कम ये तो आप देख ही सकते हैं ना कि भैया जम्मू कश्मीर में सत्यपाल मलिक हो, यहाँ उपराष्ट्रपति के पद पर, तो आप जब तक एक अच्छा सॉलिड बैकग्राउंड ना हो, अगर आप इस तरह के संवैधानिक पोस्ट पर बिठा दें तो आपके लिए खतरा कितना बड़ा हो जाता। आप सोचिए किस लेवल पर खतरा चला जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम कई नामों को तो एक सिरे से खारिज कर दिया, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। और मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में मोदी सरकार कतई रिस्क नहीं लेगी। एक नाम पर मैं जोर देना चाहता हूं। अब वो नाम आप गेस कीजिए। मैं आपको जरा प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के स्टाइल से बताने की कोशिश करता हूं कि ये नाम मैं क्यों रख रहा हूं। अब आप सोचिए, अभी उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया दोस्तों, ये कहा कि स्वास्थ्य कारणों से दे रहे हैं। लेकिन अगले सत्यपाल मलिक हैं ये, आप लिख लीजिए। इनकी पूरी हरकत को देख करके ये कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में ये मोदी सरकार के खिलाफ पूरा एकदम तीर कमान निकाल के खड़े हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अब वो स्वास्थ्य का नाम भले दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि कांग्रेस हो या बाकी लिबरल पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां, वो सब की सब बता रही हैं कि इस्तीफे की जो टाइमिंग है वो ठीक नहीं है। इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं दोस्तों, ये जो विपक्षी पार्टियों की कसमकस है ना, ये बेवजह नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के जो काम करने का तरीका है उसकी जानकारी किसी को नहीं होती, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मैं आपको जगदीप धनखड़ साहब के बारे में ही बताता हूं दोस्तों। भाई 2019 में जगदीप धनखड़, आप समझिए एक समय तो मंत्री रहे, उसके बाद पूरी तरह से खत्म हो चुके थे सियासी रूप से, कहीं कोई नाम लेवा नहीं बचा था। लेकिन 2019 में जब इनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया तो कोई सोच भी सकता था, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का एक वरिष्ठ वकील जो सियासी रूप से हाशिए में जा चुका है, उसको प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य का राज्यपाल बनाने जा रहे हैं। अप्रत्याशित। और ऐसी ही एक अप्रत्याशित घटना और घटी 2022 में। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, सभी लोग कई तरह के नामों पर चर्चा कर रहे थे। इन्होंने जैसे ही इनका नाम बताया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, हर कोई हैरान हो गया। समझ ही में नहीं आया कि इनको आप उपराष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। यानी जब बंगाल का राज्यपाल बनाया तब भी नहीं पता, जब देश का उपराष्ट्रपति बनाया तब भी नहीं पता। इसी प्रकार से आप रामनाथ कोविंद का भी ले लीजिए। भाई राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इतना अप्रत्याशित होता है लोगों के लिए कि वो समझ ही नहीं पाते, उनमें एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। आप याद कीजिए दोस्तों, मैं याद दिलाता हूं, 2015 में जब रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल बनाया, किसी को अंदाजा नहीं था, बल्कि नीतीश कुमार तो नाराज थे, किसको बना दिया आपने। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जानते थे, क्योंकि वो एक आध साल की रणनीति पर काम नहीं करते दोस्तों, वो बड़े ही लॉन्ग टर्म रणनीति पर काम करते हैं। और इसीलिए
जब ठीक 2 साल बाद 2017 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया तो हर कोई हैरान रह गया। यानी 2015 में जब राज्यपाल बनाया गया तब भी हैरानी, जब 2017 में उनको राष्ट्रपति बनाया गया तब भी सारे हैरान रह गए। ऐसा ही एक और नाम है द्रौपदी मुर्मू, इस समय राष्ट्रपति हैं। 2015 में दोस्तों इनको राज्यपाल बनाया गया, झारखंड का राज्यपाल। किसी को समझ में नहीं आया, अच्छा द्रौपदी मुर्मू कौन है, क्या है, सब खोजबीन होने लगे। फिर इनको जब 2022 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तो पूरा का पूरा विपक्ष, चारों खाने चित हो गया। यानी किसी को अंदाजा नहीं था। यानी एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर काम चल रहा था, किसी को अंदाजा नहीं। अब इसी संदर्भ में दोस्तों आपको उपराष्ट्रपति के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरकश में बहुत सारे तीर हैं, अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल है। अब एक नाम आपके सामने रख देता हूं। 2019 में जब आरिफ मोहम्मद खान को केरल का राज्यपाल बनाया गया, किसी ने नहीं सोचा था दोस्तों कि इनको प्रधानमंत्री मोदी राज्यपाल बनाएंगे। भाई आरिफ मोहम्मद खान कांग्रेस के सांसद थे और ये वो मंत्री भी थे उस समय। राजीव गांधी की सरकार में शाहबानों के मुद्दे पर इनका झगड़ा हो गया, ये अलग हो गए और उसके बाद तो इन्होंने अपने आप को एक्टिव राजनीति से ही दूर कर लिया। 2019 की बात बता रहा हूं, इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। अब प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी को राज्यपाल बना रहे हैं, एक हो गया, चलो ठीक है, एक्टिविटी से चले गए, लेकिन नहीं, इनको दोबारा राज्यपाल बनाया गया। इनकी अवधि समाप्त होते ही इनको बिहार का राज्यपाल बना दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि आरिफ मोहम्मद खान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति अभी पूरी नहीं हुई है। और तब मुझे जाकर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी प्रधानमंत्री मोदी कुछ सोच रहे हो कि भैया अभी इस व्यक्ति की जो पारी है वो खत्म नहीं हुई है, अभी इसमें बचा हुआ है और हो सकता है कि आज नियति वहीं लेकर जा रही हो। उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाते ही कई निशाने सज जाएंगे। बिहार का चुनाव, मुसलमानों वाला दांव, नीतीश कुमार, तमाम चीजें। और एक बात आपको बताता हूं दोस्तों, जो इस मुद्दे पे आ रहा है कि भाई ऐसे आदमी को आप मत लाइए जिसका बैकग्राउंड खराब हो, यहां तो वो भी नहीं है। भाई आरिफ मोहम्मद खान का तो राजीव गांधी से झगड़ा हुआ था, वो प्रोग्रेसिव मुस्लिम है और आरिफ मोहम्मद खान हमेशा कहते हैं कि उनका आरएसएस से करीबी रिश्ता रहा है। और ये उन्होंने ही कहा है कि 1986 में जब आरिफ मोहम्मद खान ने कांग्रेस में अकेले प्रधानमंत्री राजीव गांधी का साथ छोड़ दिया, उनके विधेयक का विरोध किया था, जिसमें आपको याद है ना शाहबानों का केस कि पति से मुआवजा का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस फैसले को राजीव गांधी ने तुष्टीकरण की नीति, अल्पसंख्यक जो कट्टरपंथी उसके आगे झुकते हुए कानून बना दिया। और ये एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम थे। आरिफ मोहम्मद खान ने समझ लिया कि ये मुसलमान समाज के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने न केवल विरोध किया, मंत्री पद छोड़ा और सब कुछ उनके साथ ही छोड़ दिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। उस समय भी आरिफ मोहम्मद खान को आरएसएस का समर्थन मिला था। ये बात खुद वो कहते हैं कि हमारा रिश्ता 1986 से है और ये रिश्ता इतना बड़ा है दोस्तों कि उन्हें संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलना अपना शिष्टाचार लगता है। उनसे जब मुलाकात हुई थी, और इतना ही नहीं, मैं जब इनको देख रहा था तो ये एक प्रगतिशील मुस्लिम का चेहरा है। इनके विचार सनातन धर्म आरएसएस से मेल खाते हैं। आरिफ मोहम्मद खान के भगवत गीता को लेकर वही विचार हैं दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। मैंने दोनों के छोटे छोटे बयान निकाले हैं, कितना समानता है, कितनी समानता है। मैं आपको 2 विंडो में सुनाता हूं।
श्रीमद् भागवत गीता पर आरिफ मोहम्मद खान के विचार और प्रधानमंत्री मोदी के विचार तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने 2 विंडो में बनाया। आप देखिए एक बार। यहाँ कहा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता सारे शास्त्रों का सार है, एसेंस। और उसमें कहा सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संग्रहम। हम सब जो भी कोई हैं इस दुनिया में सब क्रियाशील हैं, अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के जीवन यापन के लिए, जिंदा रहने के लिए हम सबको काम करना पड़ता है। लेकिन हमारा आदर्श क्या है? हम ये मानते हैं कि जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो केवल अपनी इच्छाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने जीवन में संघर्ष करता है, खून पसीना एक करता है। लेकिन जिसके पास आत्मज्ञान है, जो अपने स्वरूप को पहचानता है, मैं क्या हूं, वो अपने लिए जिंदा नहीं रहता। उसका जीवन में दृष्टिकोण होता है चिकीर्षु, डिजायरिंग, चाहत, काहे की लोका संग्रहम, मानव कल्याण, विश्व कल्याण, उसके लिए काम करता है। ये भारत का उच्चतम आदर्श है। और मुझे लगता है कि हमारा संविधान, खास तौर से प्रीएम्बुल की आपने बात की है, प्रस्तावना की, लेकिन बुनियादी अधिकारों के अध्याय को आप पढ़िए, लगता है जैसे हर पंक्ति में श्रीमद् भगवत गीता का ये शिक्षा परिलक्षित हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। देखा आपने दोस्तों, ये हैं विचार। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शायद प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने आरिफ मोहम्मद खान का पूरा उपयोग नहीं किया है, अभी बचा है। और शायद नियति ने ये मौका बिहार चुनाव से पहले दे दिया। एक बात याद रखिए, जिस तरीके से दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को एक प्रगतिशील और राष्ट्रवादी मुस्लिम के तौर पर समझकर उनके पूरे कामकाज को देख करके उन्हें राष्ट्रपति बनाया, ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी आरिफ मोहम्मद खान को एक प्रगतिशील और राष्ट्रवादी, ये सारी चीजें तो खैर अब पूरी दुनिया ही देख रही है। तो ये भी सवाल तो खड़ा हो रहा है ना कि क्या आरिफ मोहम्मद खान पीएम मोदी के कलाम बन सकते हैं? दोनों में एक सिमिलरिटी भी है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों सनातन धर्म और संस्कृति से अधिक प्रभावित हैं। दोनों के लिए भगवत गीता एक महान ग्रंथ है जिस पर दोनों ने अपनी रुचि दिखाई, दोनों ने अध्ययन भी किया है। और प्रधानमंत्री मोदी कलाम से भी बड़े प्रभावित थे। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो खुलकर कहते थे कलाम के बारे में, उनके विचारों का, उनके कामकाज का उन्होंने बड़ा उपयोग भी किया था। कलाम के जीवन को वो हर किसी के लिए प्रेरणा मानते हैं। तो इसीलिए मैंने जब पूरा रिसर्च किया दोस्तों, पूरी कार्यशैली देखी, तब मुझे लगा अब हो सकता है उपराष्ट्रपति के लिए सबसे बड़े दावेदार हैं, लेकिन अगर नहीं भी होते, मान लीजिए, तो भी मैं मानता हूं कि शायद प्रधानमंत्री मोदी की नज़र में कोई ना कोई ऐसी रणनीति है जिसकी वजह से एक बार राज्यपाल का पद खत्म होने के बाद भी, अवधि खत्म होने के बाद भी, उन्हें बिहार जैसे राज्य में राज्यपाल बनाकर भेजा है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर देखिए हमारा मंत्र हमने कैसा तैयार किया है, वीडियो, गायकी, सब कुछ। आपके विचारों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।